मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लाया हूँ। चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन और ये चैप्टर नंबर 8 है। तो इससे पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टाइम की व्यस्तता है और टाइम की कमी की वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना ज़्यादा है कम से कम उन चैप्टरों की और उन क्वेश्चनों की वीडियो बना सकूँ। तो आज है पहला क्वेश्चन है स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बताना है कि ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर चलाया जाता है, ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर चलाया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन या शासन कहा जाता है। अर्थात इस शासन के द्वारा स्थानीय समस्याओं को स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही सुलझाया जाता है। दोबारा सुनना है, क्या बताना है कि ऐसा शासन जो गांव एवं जिले, ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर, ठीक, ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर चलाया जाता है, ठीक, चलाया जाता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। दोबारा सुनना है कि ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर चलाया जाता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। ठीक, दोबारा सुनना है कि ऐसा शासन जो गांव और जिले स्तर पर चलाया जाता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें स्थानीय समस्याओं का निपटारा स्थानीय शासन के द्वारा किया जाए उसे स्थानीय शासन कहते हैं। इसको भी लिखना है कि अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय शासन के द्वारा चलाया जाता है या स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे स्थानीय शासन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताना है कि जो स्थानीय शासन है यह लोकतंत्र की आधारशिला है। तो दूसरा पॉइंट क्या बता देना है कि यह व्यवस्था या यह शासन क्या है, लोकतंत्र की आधारशिला है। यह शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। क्या है, आधारशिला। तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र की आधारशिला किसे कहा जाता है, आधारशिला है। तो याद रखना है कि स्थानीय शासन को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। ठीक, तो बताना है कि स्थानीय शासन या यह शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। क्यों है, तो बताना है क्योंकि यह शासन जनता के सबसे निकट है। क्या बताना है कि यह शासन जनता के सबसे निकट होते हैं, जनता के सबसे निकट होते हैं। दोबारा सुनना है कि क्या बताओगे कि यह शासन जनता के सबसे निकट होते हैं। ठीक है, सबसे निकट होते हैं। और इसी में बताना है कि इसी शासन के द्वारा स्वच्छ जल का प्रबंध करना, सड़कों की मरम्मत और सड़कों का निर्माण करवाना, अर्थात गांव के जो भी कार्य होते हैं वो सब इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें जोड़ देना है कि इसी शासन के अंतर्गत स्वच्छ जल की व्यवस्था करना और सड़कों की मरम्मत और सड़कों का निर्माण करवाना, ये सारे कार्य इसी के द्वारा कराया जाता है। ठीक, अब आता है दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि स्थानीय शासन की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है। तो स्थानीय शासन की शुरुआत भारत में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन के
द्वारा। तो याद रखना है कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक, लॉर्ड रिपन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, फिर बताना है कि स्थानीय जो शासन है इसका इतिहास बहुत ही लंबा है। इसको राजनीतिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया। इसके लिए कई समितियां बनाई गई। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले जो समिति बनाई गई वो बलवंत राय मेहता समिति थी। तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो 1956 में, 1956 में गठन किया गया। प्रश्न आता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए किया गया था। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए किया गया था, कि जांच के लिए। ठीक, बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति का गठन 1956 में किया गया। और किस लिए किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए किया गया। प्रश्न आएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब शुरू की गई, तो 1952 में। याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब शुरू की गई, तो 1952 में। और यह जो योजना थी वो किस देश से लाई गई थी या किस देश की नकल थी, तो अमेरिका की नकल थी। याद रखना है कि जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, फिल इन द ब्लैंक भी आने हैं और सीधे क्वेश्चन है। तो आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, तो 1956 में। किस लिए बनी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए। फिर आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब चलाई गई, तो 1952 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना ठीक नहीं है, इससे लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इसके स्थान पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। तो इसी के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती व्यवस्था की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक, तो प्रश्न आए कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति पे। और इस समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कितनी स्तरीय, क्या क्या, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड पंचायत और जिला पंचायत। उन्होंने क्या कहा कि जो पंचायती व्यवस्था है वो कितनी स्तरीय होनी चाहिए, 3। कौन कौन, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुई, तो राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हुई, नागौर जिले से। किसने शुरुआत की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो इम्पोर्टेंट आएगा राजस्थान के नागौर में। फिर आएगा दूसरी बार पंचवर्षीय योजना,
दूसरा राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य तो कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरा राज्य जहाँ पे पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो कभी प्रश्न आ जाए कि पहला राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तो राजस्थान, और दूसरा राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तो आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कई समितियां बनाई गई। एक फिरोज साहब मेहता समिति बनाई गई जिसने तो यहाँ तक कहा कि पंचायती व्यवस्था को, फिरोज साहब मेहता नहीं, अशोक मेहता समिति, जिसने क्या कहा था कि पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय होनी चाहिए। कितनी स्तरीय होनी चाहिए? 2। लेकिन इस व्यवस्था, इनकी मतलब सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायती व्यवस्था कितनी स्तरीय होनी चाहिए? 2, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। फिर उसके बाद पीके थुंगन समिति आई, उसने भी पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, नहीं बात बनी। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो प्रश्न आएगा कि कौन से संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। कब मिला? तो कहा था दिसंबर 1992 में तो संशोधन हुआ, और 24 जनवरी 1993 को ग्राम पंचायत को लागू किया गया। ठीक है, तो याद रखना यहीं पर कि प्रश्न आ जाए कि क्या नाम है पंचायती व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की प्राप्ति किसके काल में हुई? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुई। तो अभी हेडिंग डालना है, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 4 नंबर का भी, 6 नंबर का भी, और अन्य 1-2 नंबर में तो आ ही सकते हैं। तो क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैं यहाँ पर पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट बताना है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखना कि दिसंबर 1992 में। ठीक, संशोधन कब हुआ? दिसंबर 1992 में। ये लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। ठीक, और कहा जाता है कि इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती दिवस। ठीक, याद रखना कि पंचायत दिवस या पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। फिर आएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो ग्राम पंचायत, बताना सीधा है कि पंचायती व्यवस्था को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। पंचायती व्यवस्था को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक, अच्छा, फिर आता है कि पंचायत 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? तो पंचायत का। पंचायत में भी पूछे कौन सा? तो ग्राम पंचायत का पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायत व्यवस्था से या ग्राम पंचायत से। फिर आ सकता है कि ग्राम पंचायत को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में
पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है। फिर यहीं पर आ सकता है कि पंचायती व्यवस्था या ग्राम पंचायत का उल्लेख, ग्राम पंचायत का उल्लेख या क्या बताओगे, पंचायत, ठीक, पंचायती व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243A से लेकर O तक, 243A से लेकर के O तक में क्या नाम, पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है। फिर यही बताना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं? तो याद रखना कुल विषयों की संख्या 29 है। ठीक, 29 विषय। ये 29 विषय क्या कहाँ से लिए गए? तो राज्य जो सूची थी, राज्य सूची के विषयों से निकाल करके 29 विषय कहाँ रखे गए? 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राम पंचायत की जो मुख्य बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने इसे यहाँ बता दिया। अब इसके बाद जिसे 74वें संविधान संशोधन, फिर बताना है कि चुनाव कैसे होता है, इसकी सदस्यता क्या होती है ग्राम पंचायत का, मुखिया कौन होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।